हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार रविन की पाठशाला पे। आप सभी को पता होना चाहिए, जितने भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कि एग्जाम तिथि आ चुकी है। 24 सितंबर से आपका एग्जाम है। समय बहुत कम बचा है और कम समय में प्रैक्टिस सेट ही आपका साथ देगा और उसी से आपका एग्जाम निकलेगा। तो करना क्या है कि आपसे वादा किया है ना कि किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट 25-25 कुल मिला के 50 करा देंगे आपको। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट 4 प्रैक्टिस वर्कबुक का, और प्रीवियस ईयर भी अब स्टार्ट हो जाएगा आज ही से, घबराइए नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से इस प्रश्न का। उसके बाद सुबह सर जी आपको पढ़ाएंगे साइंस। अदर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हिंदी और इंग्लिश जो बच जाता है वो आप पियोन क्लास कर लेंगे मेरा, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। अब बाकी को यदि आप प्रैक्टिस बुक लेकर भी रट लेते हैं ना, रगड़ देते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा बात हम नहीं बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है, लिखा गया है साधारण ब्याज। देखिए कंसेप्ट समझना जरूरी है। साधारण ब्याज प्रति वर्ष की किस दर पर 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपया हो जाएगी। यानी कि आपसे यहां पे पूछा है रेट, और सभी को पता होना चाहिए कि रेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद करने का बस एक ही तरीका, रेट निकालना है तो हमेशा SI गुने 100 ऊपर रहेगा। R निकाल रहे हैं तो P और T जो बच जाता है उसको नीचे रखेंगे। अगर हमको P निकालना रहता है तो P ऊपर रखते, R और T नीचे आ जाता है। SI इंटू 100 ऑलवेज ऊपर। P निकालना रहता है तो P और R नीचे, SI इंटू 100 ऊपर। अब सोचिए कि 1800 रुपए की राशि अगर 2700 रुपए हो जाती है, यानी कि 900 रुपया ब्याज ही मिला, तो 900 गुने 100 बाटा में प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल 1800 है ना, तो 1800 प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और गुने में समय, समय बोला गया है 10 वर्षों में, तो गुना 10 कर देंगे। अब तो कटिंग कुटिंग में आप माहिर हैं, डबल जीरो से उड़ाते हुए चलेंगे। 9 के पारा में 2 बार उड़ा देंगे, जीरो से जीरो उड़ा के 2 पचे 10, कितना गया 5, यानी कि रेट है आपका 5%। करेक्ट जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 92 क्या लिखा गया है? एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 15 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी? कुछ करना है, दूरी तय करेगी, इसका मतलब कि दूरी बराबर चाल गुने समय। सबको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है डियर? चाल गुने में समय, भी यानी कि वेलोसिटी, चाल को हम सूचित करते हैं। रेलगाड़ी 90 के स्पीड से चल रही है, 15 मिनट तक चलेगी, और यहाँ पे आपको मीटर में बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो 90 किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड, मीटर गलती हो गया, मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई हम करते हैं 5/18 से। ये चाल हो गया मीटर प्रति सेकेंड, और समय जो हम 15 मिनट लिखेंगे वो गलत लिखेंगे। यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड किया है तो मिनट को भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 15 मिनट। आप सभी को पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 15 मिनट में 60 से गुना कर देंगे तो इतना सेकेंड आ जाएगा, और यही आपका मीटर में दूरी आ जाएगा। ठीक ना? तो ये आंसर नहीं है, बस शर्त यहाँ पे हम बताए थे कि ये मीटर में आंसर निकालना है। अब करना क्या है? कटिंग कुटिंग का काम इतना तो आपको आता है ना। 18 पचे 90, पचे 25, 25 गुने 15 गुने 60। कुछ करना है क्या इसमें? अगर 15 छक्का जोड़ेंगे, 15 छक्का मल्टीप्लाई करें तो 90 आता है, यानी कि 25 गुने 15 छक्का 90, एक और जीरो, 25 नमा होता है 225, और ये डबल जीरो, मतलब 225 पे डबल जीरो मीटर आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखकर घबराएंगे नहीं। यहाँ पे क्या है कि वर्ग के अंदर वृत्त बनाया गया, तो घबराना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि इस वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग इकाई है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। ये जो क्षेत्रफल दिया गया किसका है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो जब भी मेंसुरेशन का सामने आपके प्रश्न रहे तो जो चीज दिया गया होगा ना, फॉर्मूला उसी का लगाते हैं। दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल वह क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कहने का मेरा मतलब ये जो पाई आर स्क्वायर है यह बराबर है, क्षेत्रफल बराबर किसके है? 9 पाई के। तो ये हो गया 9 पाई। और यहां से ध्यान देंगे ना बढ़िया से, तो आपको लग रहा है कि पाई से पाई उड़ जाएगा, बिल्कुल। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे, रूट अंदर चढ़ा देंगे, यानी कि आर का मान आ जाएगा 3। जब आर का मान 3 आ गया, इसका यह मतलब हुआ डियर कि ये जो वृत्त है, ये वृत्त, इसका आर कितना है? 3 है। अब इसका आर 3 है, तो डायमीटर की बात करें तो डायमीटर यहां से लेकर यहां तक होगा, यह भी 3 होगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक कुल मिलाकर के देखे तो कितना आ गया? 6। ये क्या है? यहां से लेकर यहां तक क्या है? यह जो है यह वर्ग है, तो वर्ग की भुजा आपस में बराबर होता है, तो इतना हम कहीं से ना काट लेंगे ना, यह सब क्या कहलाएगा? वर्ग की भुजा के ही बराबर होगा। तो इससे हमको यह पता चला डियर कि जो वर्ग की भुजा है वह कितना सेंटीमीटर हो गया? 6 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर की बात नहीं किया गया, तो 6 मान लीजिए। अब बताना वर्ग का क्षेत्रफल, तो किसको पता नहीं है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा का होल स्क्वायर होता है। अब भुजा का मान सिर्फ और सिर्फ 6 आया है, ना तो सेंटीमीटर ना तो मीटर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और ये 36 इकाई बोल सकते हैं। इकाई में कुछ भी आ जाएगा, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी, यानी कि 36 इकाई वर्ग मीटर या वर्ग इकाई बोल सकते हैं, वर्ग इकाई। और ये आपको कहां पे दिख रहा है?
ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखिए प्रैक्टिस तो आपको करना ही है वीडियो से, और इतना भी तो आपके पास डाटा नहीं रहा कि भर दिन आप वीडियो देखते रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि ऑफलाइन तैयारी के लिए आपके पास बुक होना चाहिए। 2 बुक खरीद लीजिए प्रीवियस ईयर, सॉरी 2 बुक आप खरीद लीजिए, एक प्रीवियस ईयर और एक प्रैक्टिस वर्क किरण का, और रगड़ डालिए उसको सारे सब्जेक्ट को। जो कमजोर है उसको यहाँ से देख लीजिए, जो आपको रटने वाला रट जाइए वहां से। गारंटी है कि आपको उतना ही में से आपका काम बन जाएगा और आप सक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद आप फिजिकल की चिंता करें, ठीक ना। प्रश्न संख्या 94 क्या लिखा गया है? ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 1600 रुपए की धनराशि पर 15% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1600 रुपए की धनराशि है, मतलब प्रिंसिपल दिया गया है कितना? 1600। उसके बाद टाइम दिया गया है 2 वर्ष और रेट दिया गया है 15%। रेट कितना है? 15%। टाइम कितना गया है? 2 वर्ष। यहाँ पे निकालना है आपको सीआई। आप सभी को पता होना चाहिए कि 2 वर्ष का जो सीआई निकलता है वह निकलता है रेट प्लस रेट, आर प्लस आर स्क्वायर बटा 100। इतना परसेंट के बराबर होता है। मेरा कहने का मतलब कि 15 आप 15 30 आप प्लस 15 के स्क्वायर बटा 100, यानी कि 225 बटा 100, इतना परसेंट। जब इसको निकालेंगे तो यह 32.25%, यानी कि 1600 का 32.25% निकालेंगे, वही इसका क्या कहलाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो क्या इतना आप नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे आराम से। 1600 लिखिए, 32.25 है, तो दशमलव हटाने के बदला में 100 और गुने 1% हटाएंगे तो उसके बदला में फिर 100। डबल जीरो से इसको काट दीजिए। जब इतना आप काट दीजिएगा तो 4 के पहाड़े में 4 चौक 16, 4 के पहाड़े में 25, 25 के पहाड़े में कट जाएगा 25 से कम 25, बच गया 7 और 2, 25 दूना 50, 22, 25 नमा 225, 129 गुने 4, यानी कि अंतिम में 6 आना चाहिए, 9 चौक 36। तो आंसर तो बिना मल्टीप्लाई किए हुए मार सकते हैं 4, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 12 चौक 48 51। तो करेक्ट आंसर इज 4। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा डियर आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है? एक त्रिभुज के कोण 1:7:10 के अनुपात में है, सबसे बड़ा कोण बताना है। आप सभी को पता होना चाहिए त्रिभुज चाहे कोई भी हो, उसके अंदर का जो कोण होता है वो टोटल कितना होता है? 180 डिग्री का, और इसी का यह अनुपात दिया गया है। तो आपको बताया है ना कि रियल का डिवाइड रेशियो से। रियल में अगर टोटल कोण की बात करें तो 180 डिग्री, रेशियो में अगर टोटल कोण यहाँ पे दिया गया है तो 10 7 17 1 18, और आपको बताना है सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण का मतलब 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो में 12 10 है। कुछ करना है, इसको 10 मरतबे काट करके गुना करते 100 आ जाता। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ डियर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा है? एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 1/2 चाल से चलते हुए गंतव्य तक पहुंचने में 60 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। सामान्य चाल की 1/2, यानी कि सामान्य चाल के आधार से चलता है, तो हम यह मान के चलते हैं कि इसका जो सामान्य चाल है, लेट सामान्य चाल है वह कितना है? 2। ऐसा मान लीजिए हम 2। तो देखिए यहाँ पे एक सामान्य होगा और एक बाद का होगा, ठीक है। असामान्य जिसको बोली असामान्य लिख देते हैं, असामान्य। तो यहाँ पे चाल, देखिए चाल सामान्य कितना है, तो सामान्य चाल हम 2 मान के चले हैं, तो 2। लेकिन वह 2 से नहीं चलता है, सामान्य चाल का 1/2 से। तो 1/2, तो 2 का अगर हम 1/2 निकालेंगे तो आप इतना तो जानिए एक से चलता है, और ऐसा करने पर वह 60 मिनट अधिक समय लेता है। लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंचने में, तो गंतव्य का मतलब हुआ कि यह इसका एक कोई डिस्टेंस होगा, कुछ भी मतलब डिस्टेंस से में डिस्टेंस आगे पीछे नहीं हुआ है, सिर्फ चाल कम कर दिया है तो समय अधिक लेगा। दूरी वही है, जब दूरी वही रहता है तो जो रेशियो चाल का होता है ना, उसका जस्ट का रेशियो समय का होता है, उसका जस्ट उल्टा रेशियो, जस्ट उल्टा। 2 और 1 इसका चाल का रेशियो है, तो 1 और 2 इसका समय का रेशियो होगा। और यहाँ पे पूछा है कि 60 मिनट अधिक समय लेती है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो समय पहले 1 लेती थी, अब 2 लेती है, तो कितना अधिक ले रही है? 1। यहाँ पे यूनिट में देखे, अनुपात में देखे तो 1 यूनिट अधिक ले रही है समय, लेकिन रियली में 60 मिनट अधिक, यानी 1 का मान हो गया 60 मिनट। तो आपसे पूछा है तो उसी दूरी में तय करने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो यह सामान्य है, और सामान्य समय 1 है और असामान्य समय 2 है, यानी हमको 1 का मान पूछा है और 1 का मान 60 है, यहाँ बता दिया गया। यानी कि 60 मिनट को हम बोल सकते हैं कि 1 घंटा उसको समय लगता है सामान्य समय जाने में। तो ऑप्शन में जहां भी हो 1 घंटा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन आगे दिया गया है, तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 2 में दिया गया है 1 घंटा, यानी कि सामान्य समय है 1 घंटा। अब देखिए प्रश्न संख्या 97 में बताना है कि x का मान क्या है, मतलब ये कोण आपको बताना है। आप सभी को पता होना चाहिए
ये जो त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, ये कितना डिग्री का बना रहा है? 90 डिग्री का। आप सभी को ये पता होना चाहिए ना कि कुल मिलाकर 180 डिग्री होता है अंतःकोणों का योगफल त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज का। ये 90 है, यह 40 है, ये दोनों को जोड़िएगा 90 और 40 तो कितना हो जाएगा? 130। 130 डिग्री अगर ये दोनों मिलाकर होता है, इसका मतलब हुआ कि ये जो होगा कितना होगा? 50 डिग्री होगा, तभी तो 180 डिग्री पूर पाएगा। और आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि ये टोटल जो होता है किसी रेखा पर का कोण वह 180 डिग्री का होता है। तो 50 यह है, तो इसका मतलब यह 180 माइनस 50 बराबर कितना होना चाहिए? 130। यानी कि ये जो कोण होगा वह कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। तो इजी प्रश्न बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 98 की तरफ। और 98 प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है प्रश्न में? प्रश्न में लिखा गया है कि एक तालाब को पूर्णतः भरने में 40 दिन लगते हैं। यदि प्रतिदिन जल का स्तर तालाब में दोगुना हो जाता है तो तालाब के 1/4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? मतलब एक तालाब को पूर्णतः भरने में कितना? 40 दिन लगता है। यदि प्रतिदिन जल का स्तर तालाब में दोगुना हो जाता है तो 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो इसको जब भी आप कीजिएगा तो ऐसा प्रश्न आएगा तो कीजिए इसको आप बाई ऑप्शन, तभी जाके सही होगा। अब करेंगे कैसे? मान लेते हैं कि 1/4 भाग 10 दिन में भर जाता है। सपोज कि 1/4 भाग 10 दिन में भर जाता है तो 10 दिन में कितना? 1/4 भाग। और प्रतिदिन क्या होता है? जल का लेवल दोगुना हो जाता है। यानी कि 11वां दिन की हम बात करें, 11वां दिन, तो जो जल है 1/4 इसका अब दोगुना हो जाएगा, तो मतलब 2 से गुना काट देंगे, 1/2 भाग, यानी कि आधा भर गया। 11वां दिन के बाद 12वां दिन जाएंगे तो जो आधा है इसका अब दोगुना हो जाएगा, यानी कि 1 भाग। अब 1 भाग का मतलब डियर ये हुआ कि तालाब हो गया फुल। तो तालाब फुल कब होता है? 12 दिन में। लेकिन ये तो गलत है स्टेटमेंट के अनुसार। स्टेटमेंट में दिया गया है कि 40 दिन में तालाब फुल हो जाता है, 40 दिन में। तो ये 10, 11, 12 गलत हो गया। हमको 40 दिन चाहिए, तो इस 10 के जगह पे हम क्या मानते? अगर हम 10 की जगह पे 38 मानते, 38, तो यह 39 होता और यह 40 होता। तो 40वां दिन फुल हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि 38वां दिन उसका जो पानी रहा होगा वह 1/4 भाग रहा होगा। 39वां दिन जाएंगे तो 1/4 का दोगुना 1/2 भाग, यानी कि आधा। और 40वां दिन जाएंगे तो आधा का दोगुना, यानी कि फुल। तो वहां बोला गया कि 40 दिन में भर जाता है, तो बाई ऑप्शन बना लेंगे और ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा समझने में तो बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है कि 120 रुपए एक्स, वाई और जेड के बीच में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि एक्स का हिस्सा वाई के हिस्सों से 20 रुपया ज्यादा और जेड के हिस्सा से 20 रुपया कम है, तो वाई का हिस्सा आपको बताना है। देखिए बोला है कि एक्स का जो हिस्सा होगा वह वाई के हिस्सा से 20 रुपया ज्यादा, पहला। और दूसरा बात, जेड के हिस्सा से, यही एक्स का हिस्सा, जेड के हिस्सा से 20 रुपया कम, और आपको बताना है वाई का हिस्सा। जब ऐसा प्रश्न आपके सामने है जिसका हिस्सा निकालने के लिए बोला जाए तो करते क्या है ना कि सबको हम वाई के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि 120 रुपया को एक्स वाई जेड में बांटे हैं। इसका यह मतलब हुआ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो मान होगा वो कुल मिला के 120 होगा। तो एक्स वाई जेड सबका मान हमको चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि एक्स का मान वाई के रूप में, वाई के रूप, और वाई तो वाई में है ही, और प्लस में जेड को भी हम वाई के रूप में ले आते हैं और सबको जोड़ देंगे तो वाई आ जाएगा। अब देखिए वाई के रूप में कन्वर्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे एक्स बराबर वाई प्लस 20 है, तो एक्स के जगह पे तो हम वाई प्लस 20 देंगे, हमको कोई माना नहीं कर सकता है। एक्स के जगह पे हम वाई प्लस 20 लिखेंगे, वाई के जगह पे हम वाई ही लिखेंगे, किसी को कोई माना, वाई के जगह पे हम वाई ही लिखेंगे। अब जेड को लिखना है हमको वाई के रूप में, तो जेड को लिखना है वाई के रूप में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक्स का मान वाई प्लस 20 है, यह है। अब ऐसा करते हैं कि हम जेड का मान वाई के रूप में लिखना है, तो ये -20 को इधर ले आते हैं, तो एक्स प्लस में 20 आ जाएगा बराबर जेड। सभी को पता है कि एक्स का मान हम वाई प्लस 20 लिख सकते हैं, तो वाई प्लस 20 एक्स का मान अब पहले से 20 है बराबर जेड, यानी कि वाई प्लस कितना हो गया 40 बराबर जेड। मतलब जेड के बदला में हम इतना लिख सकते हैं, तो जेड के बदला में हम लिख दें कितना वाई प्लस 40। अब ये सभी को जोड़ेंगे तो 120 आएगा, आराम से सबको जोड़िएगा, वाई 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 ट्रिपल वाई 40 और 20 60, यानी कि 3y बराबर 120, ये प्लस 60 उधर जाके -60, यानी कि 3y बराबर 120 में से 60 घटाएंगे 60, यानी कि इसको काटेगा तो 20 बार में कटेगा, तो y बराबर 20, यानी y का जो हिस्सा पड़ेगा वह कै रुपया पड़ेगा 20 रुपया। करेक्ट आंसर इज 4। तो एक रंग में कन्वर्ट कर लेना है, y निकालना है तो y के रूप में, z निकालना है तो z के रूप में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बुरा मत मानेंगे कि हम चश्मा लगाए हुए हैं।
चश्मा लगाने का मेन प्रॉब्लम आई थी। थोड़ा सा प्रभावित अभी भी है, तो हम सोच रहे कि लगा कर तो पहले ठीक ही कर लेते तो फिर खोल के ही पढ़ाएंगे, यानी कि चश्मा, ठीक ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है अशोक एक मोबाइल फोन सूची मूल्य से 20% की छूट पर खरीदता है। यदि उसे 24% की छूट मिली होती तो उसे 800 रुपया की बचत होती। तो सूची मूल्य क्या है? अच्छा देखिए, मान लेते हैं सूची मूल्य का मतलब एमआरपी होता है, सबको पता है। मान लेते हैं कि सूची मूल्य इसका 100x, अगर इसको डिस्काउंट 20% का मिलेगा, मतलब इसको खरीदना पड़ेगा कितना में? दुकानदार इसको बेचेगा 100x का सामान है, 20% का छूट देगा, इसका मतलब 80x में पहला बार बेचेगा दुकानदार। लेकिन कहता है कि नहीं, डिस्काउंट अगर 24% का मिल जाता, मतलब 100 के सामान अगर 76 रुपया में बेचता, तो ऐसा करने से उसे 800 रुपया की बचत होती। क्या होती? बचत होती। तो 80x में ना खरीद कर यदि 76x में खरीदे तो यहाँ पे x में कितना का बचत होगा? 4x में। बात सही कहती, 100x एमआरपी, जब 20% का छूट होगा तो उसको 80x में सामान मिलेगा, और जब 24% का छूट होगा तो उसको 76% पे सामान मिलेगा, यानी 76x पे। तो इसमें कितना का फायदा हो रहा है? 4x का। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो फायदा है 800 का, यानी कि काट देंगे तो x का मान हो जाएगा 200। जब x का मान 200 आ गया, सूची मूल्य बताना है, यानी कि 100 गुने 200, मतलब 2 पर कितना जीरो? 4 जीरो। करेक्ट आंसर इज 1। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा डियर। तो मैथमेटिक्स में आज के लिए इतना ही, क्योंकि इतना ही प्रश्न है। अब आपको पढ़ाएंगे सुबोध सर साइंस, तो आप सुबोध सर से साइंस का डिस्कशन कीजिए, बुक अपने पास रखिए, कुछ भी देखिए, सर का भी देखिए, लगातार 50 सेट आप डिस्कशन कर दीजिए ना। 50 मतलब 25 प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट, आप 25 प्रीवियस ईयर, गारंटी है कि इतना ही प्रश्न आपका फंस जाएगा और इतना ही आपका निकल जाएगा और आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ज्यादा घबराइए नहीं, तैयारी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। चलिए साथियों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस स्पेसिफिक सेट, वह जो 4 है, ठीक है। तो आज यहाँ जो साइंस के डिस्कशन करने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं साइंस का आगाज। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कर रहा है, 2 रासायनिक पदार्थ X एवं Y मिलकर उत्पाद P बनाता है, ठीक है। X और Y मिलकर उत्पाद P बनाता है, ठीक है। X एवं दे दिया कि X और Y यानी कि मिलकर क्या बना रहा है? P, उत्पाद P बना रहा है। यह जो हमारा दे रहा है उत्पाद, ठीक है, P। तो बोला X एवं Y को सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है, निम्न में से क्या सत्य है? तो हमको सत्य की पहचान करना है। क्वेश्चन 1 में है, ऑप्शन 1 में है कि P एक यौगिक है। तो देखिए X और Y से मिलकर P बना है, तो P तो यौगिक होगा ही, क्योंकि X और Y मतलब 2 तत्व, इसको हम तत्व कह सकते हैं क्योंकि अकेला है। तो दोनों तत्व को मिलाकर क्या बना? यौगिक बना, यानी कि उत्पाद बना। तो हम कह सकते हैं P एक यौगिक है, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है कि X एवं Y तत्व है। X और Y क्या है? तत्व है। तो बताइए कि X और Y तो बिल्कुल तत्व है ही, X और Y क्या है? तत्व है, तभी तो मिला है। तो यह भी X और Y तत्व है, यह भी सही है कथन। P की एक निश्चित संरचना है। P की क्या है? एक निश्चित संरचना है। तो P की एक निश्चित संरचना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 देखिए तो कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन में है 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3 एवं 4। 1, 3, 4 कहाँ है? तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो होगा आंसर होने वाला है, क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, यह कथन क्या है? सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है 72। एक आयन m के पावर 3 धनात्मक दिया गया है, ठीक है। धन आयन 3 में 10 इलेक्ट्रॉन एवं 14 न्यूट्रॉन। तत्व m की परमाणु संख्या एवं पिंड संख्या क्रमशः होगा। मतलब कि हमको दिया गया है कि एक आयन में m के पावर 3 यानी कि धनात्मक आयन दिया गया है 10 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कि m3 यानी कि जो है इसका पावर +3 दिया गया होगा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 10 है। तो बताइए कि जब 10 इलेक्ट्रॉन है और +3 यानी कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर धन आवेश रहता है, तो बताइए कि कुल जो इलेक्ट्रॉन पहले से रहा होगा 10 और +3 यानी कि जो त्याग किया होगा, तो पहले से जो कुल इलेक्ट्रॉन रहा होगा कितना रहा होगा?
13 इलेक्ट्रॉन रहा होगा। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन रहा होगा? 13। अब कह रहा है कि 14 न्यूट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन है? तो न्यूट्रॉन की जो संख्या है 14 है। तत्व एम की परमाणु संख्या एवं पिंड संख्या क्रमशः होगा। तो बताइए कि परमाणु संख्या जो हो जाएगा कितना होगा? जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही परमाणु संख्या। तो बताइए 10 और 3 कितना? 13। और इसका अगर पिंड की बात किया जाए तो यह इसका जो है द्रव्यमान संख्या पूछा है, तो 13 और 14 को जोड़ लेंगे तो यह पिंड की संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। 13 और 14 कितना हो जाएगा? 27। तो 13 और 27 होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तत्व का खोज कौन किया था? तो याद रखिएगा कि तत्व का खोज कहेगा कि कौन किया था? तो रॉबर्ट बॉयल ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो एसिटिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इससे कौन सी गैस निकलेगी? तो H2 गैस निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित प्रतिक्रिया की प्रकृति बताएं। लेड नाइट्रस, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको पोटेशियम से क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड से फिर लेड ऑक्साइड और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराया गया। ठीक है, यहाँ पर समझिए कि इसमें बताया एकल विस्थापन प्रतिक्रिया, द्विविस्थापन प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया और विघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर बात की जाए कि देखिए यहाँ पर Pb और NO3 ए होल 2 KCl। ठीक है, इसमें बताइए कि PbI2 मतलब यहाँ जो है इसके साथ I2 आ गया, संयोग किया, और उसके बाद बताइए कि यहाँ जो था KI जो था, अब यहाँ पर इसके साथ क्या आ गया? KNO3। मतलब कि एक दूसरे से क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे के क्या कर रहा है? विस्थापन कर रहा है। और कितना विस्थापन, कितना को विस्थापन किया? 2, 1 और 1 2। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया या प्रतिकरण। दो वस्तुएं जिनकी मात्रा 1 ग्राम एवं 4 ग्राम के संवेग समान है तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात बताइए। तो आप लोग जानते होंगे इस संवेग और गतिज ऊर्जा के अनुपात का अगर अंतर पूछे तो फार्मूला होता है P² बटा में 2m, यही ना होता है। लेकिन हमको दो चीज दिया गया है, 1 ग्राम एगो मतलब 2 वस्तु दिया गया है, तो 2 वस्तु के लिए हम निकालेंगे। ठीक है, P² बटा में देखिए 2m, फिर अगर मान लीजिए कि इसका अनुपात का P² बटा में 2m। अब यहाँ देखिए P² से P² कटेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि पहला वस्तु के लिए m1 और दूसरा वस्तु के लिए m2, तो 2 से भी 2 कटेगा। अब बताइए बचेगा कितना? 1 बटा m1, फिर बचेगा 1 बटा m2। अब बताइए कि जब बटा के ऊपर बटा रहे तो आउटर से गुना होता है और इनर से गुना। तो आउटर यानी कि बाहरी से गुना, तो m2 ऊपर चला जाएगा और m1 नीचे चला जाएगा। तो बताइए m2 क्या है? तो यह m2 होगा। ठीक है, m2 बटा में m1। तो बताइए m2 का मान कितना? 4, वस्तु का कितना है? 4 ग्राम, और इसका m1 का मान कितना है? 1। तो 4:1, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1। इसको ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कीचड़ कवच का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? विराम जड़त्व पर, दिशा जड़त्व पर, गति जड़त्व पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो कीचड़ कवच है, देखिएगा कभी कभी आप साइकिल चलाएंगे और बारिश के समय में क्या होगा, जो कीचड़ होता है तो जब आप चलाइएगा तो वह दिशा पर, अगर आप स्पीड चलाएंगे तो पीछे का जो कीचड़ यानी कि फेंकता है, तो वह किस पर निर्भर करता है? तो कीचड़ जो निर्भर करता है वह दिशा के जड़त्व पर निर्भर करता है। किस पर? दिशा के जड़त्व पर। तो हमारा आंसर होगा। तो एक लड़का एक दूरस्थ पहाड़ी से अपने आवाज की प्रतिध्वनि 1 सेकेंड बाद सुनता है। मतलब एक लड़का है और वह जब बोलता है तो वह जो पहाड़ से आवाज टकरा के आती है तो वह 1 सेकेंड बाद सुनाई देता है उसको। ध्वनि की गति कितना है? 340 मीटर प्रति सेकेंड है। तो लड़के से पहाड़ी की दूरी बताइए। तो मान लेते हैं कि लड़के के और पहाड़ का दूरी कितना है? d है। अब समझिए कि दूरी जो होगा, एक बार जो लड़का बोला होगा तो तय किया होगा, फिर पहाड़ से टकराया होगा तो 2 बार दूरी तय, तब उसको कान तक सुनाई दिया होगा आवाज। तो दूरी जो हो जाएगा हमारा कितना? 2d। मतलब बोला होगा तो आवाज वहां टकराया होगा पहाड़ से, फिर पहाड़ से आवाज टकरा के तब वो लड़का 1 सेकेंड के बाद सुनता है। तो कुल दूरी हो जाएगा 2d। और यहाँ पर जो है ध्वनि, इसका जो दूरी हो जाएगा, ठीक है, ध्वनि की गति को हम v से सूचित करते हैं और जो समय लगता है v गुने t यानी कि वेग गुने t होगा। ठीक है,
अब यहाँ देखिए अगर दूरी की बात निकालें तो v गुने टी अब बटा में क्या हो जाएगा 2। इसका जो कुल दूरी ध्वनि का कितना दिया गया 340, तो हम लिखेंगे 340 बटा 2। आप इसको काटिएगा तो 17 दूना 34 यानी कि 170। कितना हो गया 170 मीटर। ठीक है 170 मीटर होगा आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान है। इसमें देखिए टोटल जो है प्रतिघातों की संख्या की बात किया जाए तो कितना तक गया है 2 ओम 3 ओम और 4 ओम। कितना है 4, यानी कि प्रतिरोध जो हमको दिया गया है कितना दिया गया है 4 ओम। ठीक है, और इसमें जो कुल धारा जो प्रभावित होगा प्रवाहित वह कितना होगा 1 2 3, यानी कि आई का जो मान हमारा होगा कितना 3 होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि ओम के नियम पढ़े होंगे तब भी बराबर क्या होता है आई बटे आर। ठीक है, तो आई का मान होगा 4, आई का मान होगा 3। आप भाग कीजिएगा तो 3 इकाई 3 कितना होगा 3 इकाई 3 3 इकाई 3। ठीक है, आई का मान कितना है, ओ गलत हो गया है, आई का मान उल्टा लिखा गया। देखिए यहाँ पर हमारा जो आई का मान कितना है, तो आई का मान निकाले हैं 3, आर का मान कितना है 4। जब इसमें भाग दीजिएगा तो 0 देखिए ऑप्शन नंबर 0 कौन है यही मैच कर रहा है, तो भाग कीजिएगा तो इतना ही आएगा 0.75 एम्पियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए 79 कह रहा है कि भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है क्योंकि कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयनों के साथ अपक्षेप की रचना होती है। तो यही होगा आंसर। क्यों से देखिए साबुन क्या होते हैं एक मुलायम होते हैं। ठीक है, तो यह जो है भारी जल में उतना नहीं कर पाएंगे यानी कि अपक्षेप की रचना होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होने वाला है ए। एक सी स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से, मतलब मान लीजिए कि दो पिंड है, मान लीजिए कि पहला पिंड M1 है और दूसरा पिंड मान लीजिए कि M2 है। ठीक है, और इस दोनों को समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक क्या किया जाता है, इस दोनों को मीनार की छत से इसको नीचे की ओर फेंका जाता है। दूसरा पिंड Y यानी कि समतल फेंका गया। तो बताइए कि क्या होगा, दोनों जमीन पर एक सी गति ऊर्जा सहित पहुंचेगी। दूसरा है x अधिक गति ऊर्जा सहित भूमि पर पहुंचता है। तीसरा है कि y अधिक मान लीजिए M1 M2, चलिए मान लीजिए इसको x1 और इसको x2 ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों जमीन पर एक सी गति ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। दूसरा है x, ठीक है, x अधिक गतिज ऊर्जा सहित भूमि पर पहुंचता है। तीसरा है y अधिक गतिज ऊर्जा सहित भूमि पर पहुंचता है। x और y दोनों जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। मतलब कि x था यहाँ पर, इसको मान लीजिए y ऑप्शन के हिसाब से, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा कि दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुंचेगा x या y। अब इसका नहीं द्रव्यमान की बात किया गया है। अब दोनों को क्या कहा गया, ऑप्शन ऊपर नहीं समझिए, क्वेश्चन में ही समझिए कि दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से फेंका गया। जब दोनों पिंड को समान गति से एक ही समय में एक के साथ फेंका गया है तो दोनों क्या होगा, गतिज ऊर्जा के साथ दोनों एक सहित ही पहुंचेगा। ठीक है, तो दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा के साथ ही पहुंचेगा क्योंकि इसमें द्रव्यमान का भी मान नहीं दिया गया है। ठीक है, और दोनों को समान गति से फेंका गया है। आंसर होने वाला हमारा ए। चलिए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स, अवतल, कॉनकेव। तीसरा है, ठीक है, तो उत्तल में जो कौन सा लेंस लगा होता है, कैमरा में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग लेंस के बारे में जानते ही होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है। बताइए कि ऑप्शन ए कह रहा है कि समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है। दूसरा कह रहा है कि समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तीसरा है समुद्री नदी से अधिक गहरा होता है। चौथा है समुद्र नदी से अधिक चौड़ा होता है। क्या होने वाला है आंसर, आप लोग इसको बताइए। तो देखिए, समुद्र और नदी की बात किया जाए, ठीक है, तो नदी में जो पानी का घनत्व क्या होता है, कम होता है। नदी में पानी का घनत्व क्या होता है, कम होता है। और समुद्र में जो घनत्व होता है वह क्या होता है, ज्यादा होता है। घनत्व इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जिसमें ज्यादा घनत्व होगा उसी में तैरना क्या होगा,
आसान होगा। तो तैराकी को नदी में तैरना आसान होगा कि समुद्र में? तो समुद्र में, क्योंकि समुद्र में पानी अधिक होने के कारण उसमें घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए, यानी कि समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से क्या होता है? ओ, नदी के कम होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर करा कि समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 हमारा सही होगा, क्योंकि समुद्र का जो होता है घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो जो पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया द्वारा? तो उसमें वायु का मिश्रण द्वारा उसे क्या किया जाता है? हटाया जाता है। क्वेश्चन 84 कह रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? तो पहला जो है आधा भाग तो नष्ट हो गया, ठीक है। अब फिर इस आधा के 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट होगा? तो आधा के फिर इसका क्या होगा कि 3/4 में, यानी कि 4 भाग में 3 भाग तो नष्ट हो गया था, फिर बचेगा कितना? 1/4 ही बचेगा। फिर से समझिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन, मतलब आधा जीवन, ठीक है, तो आधा जीवन 4 महीनों का होता है, ठीक है। उसके 3/4 भाग, तो 3/4 भाग करने का मतलब 4 में 3 भाग कितने महीनों में नष्ट होगा? तो आधा भाग तो पहले से नष्ट हो चुका है, और फिर अगले 4 महीना में जो होगा कितना भाग नष्ट हो जाएगा? तो शेष हम कैसे निकालते हैं? 4 में से 3 जाएगा, तो फिर 1/4 कितना बचेगा? 4। तो फिर यहाँ पर इसका आधा के फिर 1/4 नष्ट होगा, तो कुल मिलाकर कितना? 1/8, मतलब कि 8 महीने में क्या होगा? 3/4 भाग नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होने वाला है। एक लड़की, अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की एक बड़े समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ी है, मतलब एक समतल दर्पण है, मान लीजिए कि यह दर्पण है, और इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर जाके वो लड़की खड़ी है, ठीक है, खड़ी है। वह दर्पण की ओर कितना चले, मतलब दर्पण की ओर कितना चले कि वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाए। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर दर्पण की, समतल दर्पण की बात की जाए तो उसमें चाल दोगुना हो जाता है। चाल क्या हो जाता है? दोगुना। तो जब वह 2 मीटर चलेगी तो कम से कम जो है 2 मीटर दूर हो जाए, मतलब कह रहा है कि 2 मीटर दूर हो जाए। पहले से 5 मीटर दूर पर स्थित है, लेकिन कहा जा रहा है इसमें कि 2 मीटर क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। तो बताइए यहाँ वो चल रही कितना की चाल से? तो वह दर्पण की ओर कितना चले कि वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाए। तो 2 मीटर जब दूर हो जाए तो दर्पण में अगर हम रियल में चलेंगे कितना? 1 मीटर ही, तो दर्पण में उसका दोगुना दिखाई देगा, यानी कि 2 मीटर। कितना दिखाई देगा? 2। तो 1 मीटर अगर लड़की चलेगी ना तो उसमें जो दिखाई देगा कि कितना मीटर दूर है? 2 मीटर दूर है। कितना मीटर? 2 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 मीटर को घटा लेंगे, ठीक है, यानी कि 5 मीटर में से 1 मीटर को घटा लेंगे तो लड़की जो होगी कितना मीटर? 4 मीटर की दूरी पर हो जाएगी, ठीक है, दूर हो जाए तो कितना होना चाहिए? 4 मीटर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन कीटहारी पादप है? बालानोरफोरा, रेफ्लेसिया, ओरोवांसी, ड्रोसेरा, ठीक है। तो यहाँ जो रेफ्लेसिया है तो सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है। यहाँ पर जो होगा हमारा आंसर ड्रोसेरा। या ड्रोसेरा जो होता है या कीटहारी पादप होता है जो कीड़े मकोड़ों को मार कर और नाइट्रोजन के रूप में अपना पोषण तैयार कर लेता है। कौन? ड्रोसेरा। इसीलिए इसको कीट भक्षी के भी नाम से जाना जाता है। किसको? ड्रोसेरा को। तो ऑप्शन हमारा होने वाला है 4। अगला क्वेश्चन है कि बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? एब्सिसिक अम्ल से, जिब्रेलिक अम्ल से, इंडोल एसिटिक अम्ल से, एथिलीन से। तो यहाँ पर बात किया जाए कि बीज जो प्रस्तुति किससे नियंत्रित है? बीज का जो है नियंत्रण एब्सिसिक अम्ल से की जाती है, यानी कि एसिड से। जिब्रेलिक, यह सब पादप हार्मोन है, ठीक है, यह सारा के सारा पादप हार्मोन ही है, लेकिन जो एब्सिसिक अम्ल जो है बीज को क्या प्रस्तुति को नियंत्रित करता है। अगर इसकी बात किया जिब्रेलिन्स, तो यह जिब्रेलिन्स जो हार्मोन होता है या अम्ल होता है, यह पादप में क्या करेगा? तो पौधे के जो है यानी कि उसकी मोटाई में क्या करता है? नियंत्रित, पौधे की मोटाई में नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है।
और यह एथिलीन जो है यह पौधों को यानी कि फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन होने वाला है 1। द्विबीजपत्री में परागकण में होते हैं 2 जनन छिद्र, 3 जनन छिद्र, 4 जनन छिद्र, 1 जनन छिद्र। तो जो द्विबीजपत्री होता है, ठीक है, यहाँ पर समझिए कि अगर इस प्रकार से रहेगा, इस सारा के सारा इसको क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री। क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। लेकिन जो समांतर क्रम में जो रहता है उसमें पत्ती पर इस प्रकार से रेखा, ठीक है, उसमें कौन बीजपत्री होता है, तो एक बीजपत्री, एक बीजपत्री। जैसे आप लोग देखते होंगे केला के पौधा देखे होंगे तो उसका जो पत्ती होता है वह समांतर क्रम में रेखा होता है। खजूर का पेड़ हो गया, तार का पेड़ हो गया, ठीक है, नारियल का पेड़ हो गया, इस सब में क्या होता है, एक बीजपत्री। और जबकि ऐसा वाला जो भी पौधा, आम हो गया, ठीक है, लीची हो गया, पीपल का पत्ता हो गया, इस सारा में सारा जो है कौन सा बीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री। तो इसमें जो छिद्र जो होता है, कितने छिद्र होता है, तो छिद्र की बात किया जाए तो वह 3 छिद्र होता है। कितने छिद्र होता है, 3 छिद्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा होने वाला है 2। चलिए क्वेश्चन 89, यानी ओटीसी का पूरा रूप क्या है, तो इसका याद रखेगा, इसका होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शनर। इसका मतलब समझिए, यह जो है यंत्र जो होता है इसके माध्यम से समुद्र यानी कि महासागर जो है ना, उसके गहराई के तापमानों को मापा जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शनर, यानी कि समुद्र के जो महासागर है उसके गहराई के तापमान को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। काला जाड़ जिसमें संचारित होता है, रेतसी मक्खी होना चाहिए लेकिन मच्छी लिखा हुआ है। दूसरा है घरेलू मच्छी, मक्खी की जगह मच्छी लिखा गया है। ठीक है, एनोफिलीज मच्छी, और तीसरा चौथा है सिकता मच्छी। तो यह जो होने वाला है कौन मच्छी, सिकता मच्छी। ठीक है, यह जो घरेलू मक्खी जो हो गया, ये सब संचारित रोग है। ठीक है, लेकिन काला जड़ के लिए यही तो आपका जो है सिकता मच्छी के कारण ही काला जड़ होता है। ठीक है, या मादा एनफ्लुएंजा मच्छर के कारण, लेकिन इसमें मादा एनफ्लुएंजा मच्छर है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन होने वाला है 4। ठीक है, आज के लिए क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।